मुल्ला नसरुद्दीन और टैक्स अफसर की कहानी। मुल्ला नसरुद्दीन के किस्से सुनना ही एक हंसी भरा सफर है। उनके किस्से न सिर्फ हंसाते हैं, बल्कि वह हमें यह सिखाते हैं कि जिंदगी के हर पल को हम हंसते गाते काट सकते हैं, क्योंकि हर समय परेशान होने से ही रास्ता नहीं निकलता। एक बार की बात है, कुछ यूं हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन को बुखारा की याद आने लगी। उसका गांव बुखारा, तो उसने सोचा कि क्यों ना बुखारा चला जाए। वह पिछले 10 साल से अपने वतन से दूर यहां वहां की खाक छानता फिर रहा था। 10 वर्षों में वह बगदाद, इस्तांबुल, तेहरान, तिफलिस, अकमेज और दमिश्क जैसे मुल्कों में घूम आया था। वह जहां भी गया, अपनी खुशमिजाजी, होशियारी और जनता की खैरख्वाही की वजह से खूब चर्चित हो गया। सो जब उसे अपने वतन की याद आई, तो उसने बस जाने का फैसला कर लिया और एक दिन अपने प्यारे गद्दे पर सवार होकर निकल पड़ा। और फिर उसने एक बुखारा जा रहे काफिले का साथ पकड़ लिया। आगे आगे काफिला जा रहा था और सबसे पीछे अपने गद्दे पर सवार मुल्ला नसरुद्दीन। ऊंटों के चलने से उठने वाली गुब्बार से मुल्ला नसरुद्दीन लथपथ हो गया था। मिट्टी की एक मोटी परत उसके चेहरे पर जमी हुई थी। हालत ऐसी हो गई थी कि इस हालत में कोई उसे पहचान भी नहीं सकता था। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो खुश था। उसे मालूम था कि यह मिट्टी ही जीवन है। इससे कैसा द्वेष! मुल्ला अपने गधे से बोला, मियाँ गधे, यह मिट्टी बुखारा की है। इससे हमें कोई शिकायत नहीं। सब कुछ यहीं से शुरू होता है और यहीं पर खत्म हो जाता है। और ये मिट्टी तो उसके दिल के और भी करीब थी, क्योंकि यह मिट्टी उसके मुल्क बुखारा की थी। चलते चलते अब शाम होने को थी। छोटे छोटे ऊंट के साए लंबे हो चले थे। वहीं बहुत दूर एक सोने का प्याला धीरे धीरे नीचे जा रहा था। मुल्ला खुश था कि वो अब जल्द ही बुखारा पहुंच जाएगा। लेकिन जिस वक्त काफिला बुखारा शहर की चारदीवारी के करीब पहुंचा, तो फाटक पर तैनात पहरेदार फाटक बंद करने जा रहे थे। काफिले का सरदार ऊंट पर सवार सबसे आगे चल रहा था। उसने पहरेदारों को फाटक बंद करते ही मोहरों की थैली हवा में हिलाते हुए जोर से आवाज लगाई, रुको रुको, जरा इंतजार करो, बस हम पहुंच रहे हैं। आवाज तो उसने तेज ही लगाई थी, लेकिन काफिला जरा दूर था और हवा का शोर भी कुछ ज्यादा था। नतीजे में काफिले के सरदार की आवाज पहरेदारों तक नहीं पहुंची। उन्होंने सूरज डूबते ही हमेशा की तरह फाटक बंद कर दिया। बड़े बड़े पल्लों वाले फाटक बंद करने के बाद पहरेदार बुर्ज पर जा पहुंचे और तोप की कमान संभाल ली। अब कुछ नहीं हो सकता था। अब और कोई उपाय न दिखते हुए काफिले के सरदार ने सबको चारदीवारी के पास ही डेरा डालने का हुक्म दिया। चारों तरफ अंधेरा फैल गया था और अब हवा में थोड़ी ठंडक भी आ गई थी। इस अंधेरे में फाटकों के दोनों किनारों पर बनी बुर्ज पूरी शान से खड़ी हुई थी। कुछ देर बाद और भी अंधेरा घिरा और रात की अजान होने लगी। काफिले के सभी लोग नमाज के लिए उठ खड़े हुए, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन अपने गधे के साथ एक तरफ खिसक लिया। रास्ते में वह अपने गधे से कहने लगा, मियाँ गधे, काफिले में मौजूद इन लोगों को तो खुदा ने हर नेमत से नवाजा है। इसके लिए इन ताजिरों को खुदा का शुक्रिया अदा करना ही चाहिए। ये लोग तो हलक तक खाना खा चुके हैं, नमाज बाद अभी कहवा भी पिएंगे। एक मैं और तू ही हैं जो अब तक भूखे हैं, और ना ही अब हमें रात का खाना नसीब होगा। हम किस लिए खुदा का शुक्रिया अदा करें? अगर वह हमारा शुक्रिया अदा चाहता है, तो मेरे लिए मजेदार खाना और तेरे लिए घास भेज दे। ऊपर वाले से यूं शिकवा शिकायत करते हुए मुल्ला नसरुद्दीन काफिले से काफी दूर आ गया। उसने अपने गधे को एक पत्थर से बांध दिया और खुद नंगी जमीन पर लेट गया। आसमान साफ था और ठंडी हवा चल रही थी। वह आराम से लेटा और तारों को देखने लगा। मुल्ला और तारों की ऐसी दोस्ती थी कि तारे उसे और वह इन तारों को खूब पहचानता था।
उसने जाने कितनी रातें इन्हीं तारों के साए में गुजारी थीं। वह जिस भी मुल्क या शहर गया, सभी जगह उसे यही तारे मिले, चाहे वे बगदाद में हो या इस्तांबुल, तेहरान, तिफलिस में। उसे हर जगह यही जाने से कुछ पहचाने से तारे नजर आ रहे थे, और अब उसका रिश्ता तारों के साथ अटूट हो चुका था। मुल्ला नसरुद्दीन बड़े ही आराम से लेटा था। वह सोच रहा था कि वह उन रईसों से ज्यादा खुशनसीब है जिनके पास ना तो वक्त है और ना इन खुले आसमान के नीचे यूं लेटने वाला नसीब। यकीनन मुल्ला जैसी फुर्सत किसे ही नसीब होगी। काफिले वाले सारे लोग नमाज अदा करने के बाद रात के खाने की तैयारी में जुट गए। उन्होंने लकड़ियां लेकर उनमें आग जलाए और बड़े कड़ाहों में खाना पकाने लगे। कड़ाहों में भुनती हुई मसाले की खुशबू अब हवा में बिखर गई थी, और अब खाने की सुगंध मुल्ला तक न आई। इसीलिए वो अपने गड्ढे को लेकर और भी दूर चला गया था और जमीन पर तारों को देख लेट गया था। तभी वह बुखारा के बारे में सोचने लगा। उसे ख्याल आया कि कल उसे शहर में दाखिल होने के लिए टैक्स देना होगा। उसे पूरा यकीन था कि 10 साल में बादशाह की यह लूट बंद नहीं होगी, और उसके मन में ये बात हमेशा से थी। यही वजह थी कि शहर में घुसने के लिए दिया जाने वाला टैक्स उसने बचा कर रखा था। ये सब सोचते सोचते वह फिर से अपने प्यारे वतन की यादों में खो गया। उसे अपने मुल्क से बहुत प्यार था। शहर की ऊंची ऊंची मीनारें, कहवा खाने, हरे भरे खेत, खूबसूरत गांव और वहां के भोले भाले लोग। वह बस उनके ही बारे में सोच रहा था और मन ही मन अपने लोगों से मिलने के लिए उत्सुक हो रहा था। उसे काफिले के लोगों से मालूम हो गया था कि पुराना अमीर अब नहीं रहा। अब उसकी जगह जो नया अमीर आया है, वह गजब का काइयां और संगदिल इंसान है। उसने लोगों को लूटने के लिए तरह तरह के टैक्स ईजाद कर रखे थे। इन बेवजह टैक्सों से जनता परेशान थी। कारोबार घाटे में था, खेती भी नुकसान का सौदा थी। यही सब कुछ सोचते सोचते मुल्ला की आंख लग गई। तभी सुबह की अजान के वक्त उसकी नींद टूटी। काफिले के लोगों ने नमाज पढ़ी और उसके बाद ऊंट वालों ने ऊंटों पर सामान लादना शुरू कर दिया। ऊंटों के गले में बंधी घंटी से पूरा माहौल खुशगवार हो रहा था। मुल्ला नसरुद्दीन भी उठ बैठा और तभी उसे अपने टैक्स के मुहरों की याद आई, और उसने अपनी अंटी में बंधी मुहरों से भरी थैली को टटोला। उसे सलामत पाकर उसने राहत की सांस ली। पास जाकर गधे की पीठ सहलाते हुए कहा, अपने वतन में दाखिल होने की मुबारक घड़ी आ गई है। तुम भी तैयार हो लो मियाँ। कुछ ही देर में शहर का फाटक फिर से खुल गया और काफिला फाटक की तरफ बढ़ चला। पूरी सड़क पहरेदारों से घिरी हुई थी। सारे सिपाही भी परेड की वर्दी पहने डटे हुए थे। वहां आपस में ताजिरों से मिलने वाली रिश्वत के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। तभी एक तोंदू अफसर बाहर आया। उसके चेहरे पर कायापन साफ नजर आ रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्यारे ताजिरों, बुखारा में तुम्हारा स्वागत है। मेरी खुदा से दुआ है कि वह तुम्हें अपने सफर में कामयाब करे। अपनी बात पूरी करने के साथ ही उसने ललचाई नजरों से ताजिरों की तरफ देखा और आगे कहा, आपको अमीर का हुक्म तो मालूम ही होगा, फिर भी मैं बता देता हूं। अगर कोई ताजिर अपने माल को छुपाकर बिना टैक्स दिए ले जाने की कोशिश करेगा तो उसे सख्त सजा मिलेगी। इसके बाद वह काइयां अफसर पहरेदारों की तरफ मुड़कर बोला, बुखारा के वफादारों, चलो अपना काम शुरू करो। अफसर का हुक्म मिलते ही सिपाही ऊंटों की तरफ तेजी से भागे। उन्होंने अपनी तलवारों से ऊंटों पर बंधे मोटे रस्से को काट डाला। देखते ही देखते सारा सामान उन्होंने जमीन पर बिखरा दिया। अब हर तरफ सड़क पर कीमती सामान बिखरा दिखाई दे रहा था। सड़क पर हर तरीके का सामान फैल चुका था। कुछ में कीमती रेशम के कपड़े थे, तो कहीं काली मिर्च थी, कहीं चाय की पत्ती, इत्र की शीशियां, कपूर और तिब्बती दवाओं के डब्बे थे। अब सिपाहियों को सभी कीमती चीजें दिखीं, तो उनसे रहा नहीं गया और सिपाही जल्दी जल्दी ये सारा माल
अपनी जेबों में ठूंसने लगे। ताजिर बेचारे बेबस से यह सारी लूट खसोट देखने को मजबूर थे। ये लूट महज कुछ देर की ही थी। इसके बाद सिपाही अपने अफसर के पीछे जाकर खड़े हो गए। बहुत सा माल ठूंसने से उनकी जेबें फट रही थीं। इसके बाद ताजिरों से टैक्स वसूली का काम शुरू हो गया। चूंकि मुल्ला नसरुद्दीन के पास कोई सामान नहीं था, इसीलिए उसे सिर्फ शहर में दाखिल होने का टैक्स अदा करना था। कुछ देर में ही मुल्ला नसरुद्दीन की बारी आ गई। काइयां अफसर ने पूछा, तुम कहाँ से आए हो और बुखारा में आने की वजह भी बयान करो। मुल्ला नसरुद्दीन ने बताना शुरू किया, हुजूर, मैं ईरान से आया हूं। बुखारा में मेरे कुछ रिश्तेदार रहते हैं, उन्हीं से मिलने आया हूं। काइयां अफसर ने कहा, तुम्हें रिश्तेदारों से मिलने का टैक्स अदा करना होगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन हुजूर, मैं अपने रिश्तेदारों से मिलूंगा नहीं। मैं तो एक काम से आया हूं। काम पूरा होते ही चला जाऊंगा। मुल्ला की बात पूरी होते ही अफसर चीखा, अच्छा, तो तुम अपने रिश्तेदारों से भी मिलोगे और काम भी निपटाओगे। तुम्हें दोहरा टैक्स अदा करना होगा, रिश्तेदारों से मिलने का भी और काम का भी। इसके अलावा खुदा के नाम भी कुछ रकम अदा करो, जिसने रास्ते में तुम्हें डकैतों से बचाया है। मुल्ला ने सोचा, डकैतों से तो मैं खुद निपट लेता। मैं तो चाहता हूं कि खुदा मुझे इन हरामखोरों से बचाए। अलबत्ता उसने ये बात कही नहीं, क्योंकि उसे मालूम था कि वह जितना बोलेगा, टैक्स उतना ही बढ़ता जाएगा। मुल्ला ने इसके बाद कुछ नहीं कहा। उसने अंटी से थैली निकाली और रिश्तेदारों से मिलने का, काम का और अल्लाह की राह का टैक्स अदा कर दिया। जब मुल्ला टैक्स अदा कर रहा था, तो पास खड़े सिपाही चुपचाप उसके बटुए में झांकने की कोशिश कर रहे थे कि देखें और कितना माल बचा है। टैक्स अदा करने के बाद मुल्ला के बटुए में कुछ टके बचे हुए थे। काइयां अफसर की नजर उन टकों पर आ चुकी थी। वह तेजी से सोचने लगा कि बाकी बचा माल कैसे हड़प किया जाए। टैक्स अदा करने के बाद मुल्ला जैसे ही आगे बढ़ा कि पीछे से काइयां अफसर की तेज आवाज आई, ठहरो। मुल्ला ने पीछे पलट कर देखा। काइयां अफसर ने कहा, इस गधे का टैक्स कौन अदा करेगा? तुम अपने रिश्तेदारों से मिलोगे तो तुम्हारा यह गधा भी तो अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करेगा। इसका टैक्स भी भरो। मुल्ला ने अपना बटुआ बाहर निकाला और उसे खोलते हुए बड़े ही मिठास भरी आवाज में कहा, बिल्कुल सही फरमाया आपने। बुखारा में मेरे गधे के रिश्तेदारों की तादाद बहुत ज्यादा हो गई है। जैसे यहाँ का काम चल रहा है, उससे यही अंदाजा होता है। इससे पहले कि वह काइयां अफसर मुल्ला की बातों का मतलब समझ पाता, मुल्ला ने अपने गधे को लेकर वहां से तेज रफ्तार में भागना शुरू कर दिया। आगे वो एक गली में घुस गया और मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने गधे से कहा, तेज और तेज मेरे वफादार दोस्त, अगर आज तू नहीं भागा तो मुझे टैक्स में अपनी गर्दन भी देनी पड़ सकती है। मुल्ला नसरुद्दीन का गधा उससे भी ज्यादा चालाक था। मालिक कहे न कहे, वह हालात देखकर अपनी चाल बढ़ा देता था। फाटक से आती आवाज ने जैसे मुल्ला के गधे के पैरों में पंख लगा दिए। वह बिना कुछ देखे तेजी से भागने लगा। गधे की रफ्तार इस कदर तेज थी कि मुल्ला नसरुद्दीन उसकी गर्दन से लिपट गया। पूरी गली में बवाल मच गया। कुत्ते दुम दबाकर भाग खड़े हुए। बकरियां शोर मचाते हुए इधर उधर भागने लगीं। लोग दीवारों से चिपक कर खड़े हो गए कि कहीं गड्ढे की चपेट में ना आ जाएं। बाहर फाटक के पास खड़ा काइयां अफसर भी अब सोच में पड़ गया था कि ये इतनी तेज भागा क्यों? ऐसा व्यक्ति हो कौन सकता है जिसने मुझसे इस तरीके से बात करने की हिम्मत दिखाई? हो न हो ये मुल्ला नसरुद्दीन ही होगा, क्योंकि सिर्फ वही है जो इस चालाकी से ऐसा कुछ कर सकता है। दोपहर होते होते शहर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि रिश्वतखोर अफसर को एक आदमी ने बहुत कड़ा और तगड़ा जवाब दिया है।
लोगों तक जब ये खबर पहुंची तो सब खुशी मनाने लगे। अब ये खबर शाम तक एक उत्सव में बदल गई थी, क्योंकि लोगों को यकीन हो गया था कि ऐसा जवाब तो सिर्फ मुल्ला नसरुद्दीन ही दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह बुखारा में लौट आया है और अब वह सभी गांव वालों को फालतू के टैक्स से बचा लेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो मुझे कमेंट करके बताइए। मैं और भी कहानियां अपलोड करूंगी। और अपने उन दोस्तों के साथ ये कहानी शेयर करिए जिनको ऐसी कहानियां सुनना पसंद हो। धन्यवाद।